Good morning, everyone. Today, our topic is structure of liquids. Before that, you have already studied about four types of intermolecular forces of attraction which can exist in liquids. Okay, like dipole-dipole attractions, dipole-induced-dipole attractions, induced dipole attractions, and the last one is hydrogen bonding. ओके अब आपको क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स देखना है. सबसे पहली बात, अगर हम लिक्विड के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो इतना एस्टैब्लिश नहीं है, इतना वेल नोन नहीं है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड गैसेस, क्योंकि लिक्विड स्टेट हमेशा से इंटरमीडिएट स्टेट रही है सॉलिड और गैसेस के बीच की. ठीक है, तो अब क्या है, अगर हम सॉलिड के स्ट्रक्चर कह रहे हैं कि वेल एस्टैब्लिश्ड है, गैसेस का स्ट्रक्चर वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो पहले सॉलिड और गैसेस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. अगर सॉलिड का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ऑर्डरली अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर ऑर्डर में लगे हुए हैं. पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो फिक्स है, विच आर क्लोजली पैक्ड एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन देम, कि पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि दीज आर क्लोजली पैक्ड. ठीक है, और अगर पास पास हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है. और आई कैन से कि जो बॉन्डिंग है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो ओवरऑल क्या कहा जा सकता है कि सॉलिड का एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स पास पास हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है. और ऑन द अदर हैंड अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में कम्प्लीटली रिवर्स मिलेगा आपको, कि देयर इज़ ए कंप्लीट डिसऑर्डर. जहाँ पे सॉलिड में आपको कंप्लीट ऑर्डर दिखाई दे रहा था, वहीं गैसेस में आपको क्या दिखाई देगा, कंप्लीट डिसऑर्डर दिखाई देगा. ठीक है, दे हैव लार्ज डिस्टेंस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा और बहुत वीक बॉन्ड मिलेंगे. ठीक है, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, लिक्विड में वीक बॉन्ड क्योंकि पार्टिकल्स फार अपार्ट हैं, दूर दूर हैं. ठीक है, लिक्विड्स लाई बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस. अब जो लिक्विड स्टेट है हमारी वो सॉलिड और गैसेस के बीच में है, ना तो एग्जैक्टली सॉलिड जैसी है और ना ही एग्जैक्टली गैसेस जैसी है. तो व्हाट वी कैन से अबाउट लिक्विड्स, दीज हैव पार्शली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. कंप्लीटली ऑर्डर्ड नहीं है, पार्शली ऑर्डर्ड, मतलब कुछ कुछ ऑर्डर आपको दिखाई दे सकता है कहीं कहीं. ठीक है, कंप्लीटली मतलब होता है पूरे के पूरे सैंपल में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट दिखाई देना. लेकिन गैसेस का कैसा है, पार्शली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, रीजनेबली गुड बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो गुड है, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज सॉलिड, कि सॉलिड जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के कम है. और आई कैन से नॉट एज वीक एज गैसेस, गैसेस जितने वीक भी नहीं हैं. गैसेस से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और सॉलिड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. बॉन्डिंग की टर्म में बोलूँ तो लिक्विड में बॉन्ड की स्ट्रेंथ सॉलिड से तो कम है और गैसेस से ज़्यादा है. ठीक है, तो ये बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के बारे में ये बता रखा है क्या, कि लिक्विड जो है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस. अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए कि स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं लिक्विड की. सबसे पहली प्रॉपर्टी है चेंज इन मोलर वॉल्यूम ऑन फ्यूजन एंड वेपराइजेशन. मोलर वॉल्यूम सबसे पहले तो ये देख ले, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द सैम्पल. सैम्पल मैंने इसलिए बोला है कि वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है, क्योंकि हमें पढ़ना तो लिक्विड है, बट वी आर स्टडिंग लिक्विड्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड गैसेस. तो मोलर वॉल्यूम क्या है, जब भी आप 1 मोल सैंपल लोगे आइदर सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का, तो जितना वॉल्यूम वो सैंपल ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मोलर वॉल्यूम. ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन मोलर वॉल्यूम ऑन फ्यूजन एंड वेपराइजेशन. जब आप फ्यूजन कराओगे और जब आप वेपराइजेशन कराओगे तो मोलर वॉल्यूम में कितना चेंज दिखाई दे रहा है. ठीक है, जब किसी सॉलिड को मेल्ट किया तो उसका जो मोलर वॉल्यूम में चेंज आया, डेफिनेटली इंक्रीज. पहले मैंने बोला था चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. ठीक है, तो जब आप सॉलिड को मेल्ट करोगे और आई कैन से सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो जो मोलर वॉल्यूम में चेंज दिखाई दिया है वो आपको
1% दिखाई दिया है, मतलब देयर इज़ अ स्मॉल चेंज इन मोलर वॉल्यूम व्हेन आइस मेल्ट्स, कि जब आइस मेल्ट होगा लिक्विड स्टेट में जाएगा तो मोलर वॉल्यूम में लगभग 1% का चेंज आएगा। वही अगर आप वेपराइजेशन करते हो, वेपराइजेशन मीन्स अगर आप लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हो तो जो चेंज आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है कितना, 100 से 1000 टाइम्स। कब? जब आपने क्या किया है, वेपराइजेशन किया है। वेपराइजेशन मीन्स जब आपने क्या किया है, लिक्विड से कौन से स्टेट में गए हो, वेपर में। लेकिन फ्यूजन में जो मोलर वॉल्यूम में चेंज था वो इंक्रीज 1% दिखाई दिया है। फ्यूजन मीन्स जब आप क्या गए हो, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में गए हो। ठीक है, तो क्या कहता है कि इतना ज़्यादा चेंज दिखाई दे रहा है किसमें, वेपराइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, स्मॉल जब आप लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में गए तो बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आप लिक्विड से गैसीय स्टेट में जा रहे हो तो डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि गैसेस में डिसऑर्डर क्या होता है, ज़्यादा होता है। यही अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो तो डिसऑर्डर आएगा लेकिन कम आएगा। ठीक है, तो बहुत से ज़्यादा मोलर वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से जो डिसऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट और गैसीय स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लिक्विड्स डू नॉट हैव परफेक्ट ऑर्डर एज इन सॉलिड, कि सॉलिड जैसा परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट लिक्विड का नहीं है। ठीक है, और ना ही एज डिसऑर्डर्ड एज गैसेस, ना ही गैसेस जितना क्या है, डिसऑर्डर है। हाँ, जब लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है तो डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि गैसेस का डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। जैसे आपने अभी फ्यूजन देखा था, सॉलिड से लिक्विड में जाना, वेपराइजेशन लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाना। पहले आपने उसका पहली प्रॉपर्टी में वॉल्यूम में चेंज देखा था कि वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। अब आपको देखना है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, कि एंथैल्पी में कितना चेंज आ रहा है। पहले डिफाइन की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कि 1 मोल सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज़ कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ऐसी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, 1 मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों प्रॉपर्टी स्टडी करी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी देखा और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी देखा। और जब वैल्यूज़ देखी तो आइस के लिए और सिंपली वाटर के लिए आई कैन से वाटर इज़ अ लिक्विड स्टेट ऑफ H2O। ठीक है, तो जब आइस के लिए आपने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देखा तो वैल्यू आई 6.1 किलो जूल पर मोल। और वही चीज़ अगर वाटर के लिए वेपराइजेशन देखी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो वैल्यूज़ आई 40.7 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहे हो तो कम एंथैल्पी की ज़रूरत है, कम हीट की ज़रूरत है। इसका मतलब जो डिसऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। वी कैन से कि स्मॉल डिसऑर्डर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कब, जब आप किस सॉलिड से कहाँ मूव कर रहे हो, लिक्विड में। ऐसा क्यों, क्योंकि इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो आपकी क्या आ रही है, कम आ रही है, लेस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेकिन अगर आप लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाओगे तो देयर इज़ ए लार्ज डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू क्या आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो अगेन वी कैन से कि जो लिक्विड स्टेट है उसका जो ऑर्डर्ड है वो ना तो परफेक्टली ऑर्डर्ड है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, और ना ही इनके अंदर कम्प्लीटली डिसऑर्डर है लाइक गैसेस। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट है, सॉलिड जैसा परफेक्टली ऑर्डर्ड नहीं है, गैसेस जैसा कम्प्लीटली डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी प्रॉपर्टी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन एंड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी तो डायरेक्ट मेजर होता है डिसऑर्डर का, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ रेंडमनेस, एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी से तो हमें डायरेक्ट डिसऑर्डर का पता चलता है।
सेम हमने नोट किया एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन एंड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन देखी जब आई इसकी 273 केल्विन पे, तो वैल्यू आई 22.1 किलो जूल पर मोल, सॉरी जूल पर केल्विन, और वेपराइजेशन आई +109 जूल पर केल्विन। ठीक है, यानी कि सेम एंथैल्पी और एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन के। सेम स्टेटमेंट दी जाएगी कि जब आप सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो डिसऑर्डर क्रिएट होगा बट कम क्रिएट होगा, लेकिन लिक्विड से जब वेपर में जाओगे क्योंकि एंट्रोपी बहुत ज़्यादा आ रही है इसीलिए बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ हम क्या करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए एक्चुअली यूज़ करते हैं ये मेथड, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, जिसमें एक्स रेज का यूज़ करते हैं, सैंपल पर डालते हैं। तो कहता है जब हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ की या एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड यूज़ किया सॉलिड्स के केस में, तो क्या देखा कि वही कि जो पार्टिकल्स हैं वो परफेक्टली ऑर्डर्ड में लगे हुए हैं, और वो जो ऑर्डर आपको परफेक्ट ऑर्डर दिखाई दे रहा है वो आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। इसीलिए ऐसा भी बोलते हैं कि सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज मतलब काफ़ी डिस्टेंस तक, और उस काफ़ी डिस्टेंस में क्या एग्जांपल है, अप टू द एजेस ऑफ, कि पूरे एजेस तक आपको क्या दिखाई देता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट दिखाई देता है। ठीक है, वहीं अगर हम गैसेस की बात करते हैं, गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन कराया और ये देखा कि गैसेस में कोई ऑर्डर है ही नहीं, कंप्लीटली क्या है, डिसऑर्डर है। ठीक है, तो लिक्विड्स का हमने जब स्ट्रक्चर स्टडी किया, सॉलिड का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया एक्सरे डिफ्रैक्शन से, और गैसेस के लिए हमने स्टडी किया इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से। अब जब लिक्विड के स्ट्रक्चर स्टडी करने लगे तो हमने एक्सरेज का यूज़ किया अगेन। ठीक है, ताकि एक्सरेज इसलिए यूज़ की ताकि वो लिक्विड क्रिस्टल या लिक्विड के अंदर तक जा सके, इंटीरियर तक जा सके, सिर्फ बाहर सरफेस से स्कैटर ना हो जाए। ठीक है, और जब ये स्टडी किया तो ये देखा कि जो हमें पैटर्न दिखा, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई दिया, वो आपको देखो इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है डिफ्रैक्शन पैटर्न। आपको शुरू में तो मैक्सिमा मिनिमा दिखाई दिए, इस जैसे ये मैक्सिमा या ये शुरू में मैक्सिमा मिनिमा दिखाई दिए, लेकिन बाद में वो क्या हो गए, वेनिश हो गए, ख़त्म हो गए मैक्सिमा मिनिमा। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्डर आपको दिखाई दिया लिक्विड स्टेट में तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर था, आपको कुछ डिस्टेंस तक ही, सपोज जैसे यहाँ और यहाँ दूर हो गया या फिर यहाँ हो गया, तो यहाँ तक तो आपको ऑर्डर दिखाई दिया, इसीलिए आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न में मैक्सिमा या मिनिमा दिखाई देगा। लेकिन बाद में यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, डिसऑर्डर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से ये जो मैक्सिमा है और मिनिमा है वो क्या हो जाएगा, वैनिश्ड, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे स्कैटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली इन सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके ये पता चलता है कि जो लिक्विड स्टेट है वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, नॉट परफेक्टली ऑर्डर्ड एज सॉलिड और नॉट कम्प्लीटली डिसऑर्डर एज गैसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरीज ऑफ लिक्विड स्टेट स्ट्रक्चर। जो लिक्विड स्टेट हम पढ़ रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने साइंटिस्ट ने 2 थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। ठीक है, उन 2 थ्योरीज के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले कहता है इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड इफ़ वी कंसिडर अ लिक्विड स्टेट एज ए कंडेंस्ड गैस। हम लिक्विड को कैसा मान सकते हैं या कैसा समझ सकते हैं, कि ऐसा मान सकते हैं कि कंडेंस्ड गैस है। कंडेंस्ड गैस मतलब गैस का जब हम कंडेंसेशन कराते हैं तो गैस कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ऐसे प्रोसेसेस आपने पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े तो हम ऐसे दिखाते हैं, सॉलिड कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कैन कन्वर्ट इनटू गैस। ठीक है, जब लिक्विड से गैसेस में जाते हैं तो प्रोसेस को बोलते हो वेपराइजेशन, और जब गैस से लिक्विड में जाते हो तो प्रोसेस को बोलते हो क्या, कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये बोलता है कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि लिक्विड जो है वो एक कंडेंस्ड गैस है, कि गैस का आपने क्या करा दिया, कंडेंसेशन, या फिर मोल्टन सॉलिड है कि सॉलिड को आपने मोल्टन स्टेट में ले लिया, मेल्ट करा दिया तो लिक्विड स्टेट आ गई। क्योंकि लिक्विड स्टेट सॉलिड से भी आ सकती है और गैस से भी आ सकती है। तो लिक्विड को हमने ऐसा मान लिया कि जो लिक्विड है वो एक कंडेंस्ड गैस है या फिर क्या है, एक मोल्टन सॉलिड है। ठीक है, गैसीय स्टेट में हम कंप्लीटली डिसऑर्डर देखते हैं, रेंडमनेस देखते हैं। ठीक है, लेकिन सॉलिड में हम क्या देखते हैं, क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, और ये जो आपको परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट दिखाई देता है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोल रहे हैं, लेकिन लिक्विड में हमें क्या दिखाई देता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर दिखाई देता है। सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पे फिक्स हैं, सिर्फ अपनी जगह पे वो क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं,
लेकिन गैसेस के रैंडम मूवमेंट में होता है, रैंडम मोशन में होते हैं, दे कैन मूव एनीवेयर इन द सैम्पल। ठीक है, तो अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करेंगे, दो कॉमन थ्योरीज की हेल्प से डिस्क्राइब करेंगे। तो पहली थ्योरी है वैकेंसी और होल थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी है फ्री वॉल्यूम थ्योरी। ठीक, जो फर्स्ट थ्योरी है वैकेंसी और होल थ्योरी, वो दी थी साइंटिस्ट इरिंग एंड री ने। नाम देखोगे अगर आप तो साइंटिस्ट के नाम है इरिंग एंड री ने 1933 में आपको दी थी ये थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी इस फैक्ट पे बेस्ड थी कि लिक्विड्स आर जनरली लेस डेंस देन द कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड्स। लिक्विड्स की डेंसिटी जो है वो कम है। देखो अब क्या होगा, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कह रहा है कि जो ये थ्योरी है वो इस बात पे बेस्ड थी कि लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है, लेस होती है, लिक्विड्स आर लेस डेंस देन सॉलिड्स। कि सॉलिड्स के कंपेयर में अगर देखें तो लिक्विड्स की डेंसिटी क्या है, कम है। और अगर डेंसिटी कम है तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि डी और वी इन्वर्स रिलेशनशिप में दिख रहे हैं यहाँ से आपको। ठीक है, तो अगर लिक्विड्स की डेंसिटी कम है, इसका मतलब क्या है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है लिक्विड में वो ज़्यादा है। और अगर मैं सिंपली इस रिलेशन से देख रही थी तो इस रिलेशन से भी सकते डी इज इक्वल टू एम बाई वी से कि वॉल्यूम ज़्यादा है। और यहाँ पे वर्ड कैसे यूज़ कर रखा है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है वो क्या है, ज़्यादा है, लार्ज है। ठीक है, कि अगर डेंसिटी कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड स्टेट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट के। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने क्या इंपॉर्टेंट व्यू रखा इन दोनों ने, री एंड इरिंग ने, क्या कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो रैंडम नहीं है बट कंप्राइज्ड ऑफ होल्स और वैकेंसीज ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूलर डायामीटर्स। कि रैंडम मतलब ऐसा नहीं है कहीं कुछ भी हो जाएगा, कि जो स्पेस क्रिएट होगा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के बीच में, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये तो अगर वैसे हम एक सर्कल जनरली एटम के लिए बनाते हैं, अगर मैं ये एक मॉलिक्यूल है सपोज, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, तो जो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बीच में, इसको क्या नाम दिया है, होल, खाली जगह को, या फिर क्या नाम देते हैं इसको, वॉइड नाम दिया है। कि ये जो खाली जगह है इसकी अपनी रेंज है इस खाली जगह की, और वो रेंज क्या है, वॉइड की रेंज। जो वॉइड क्रिएट होगा, जो खाली जगह क्रिएट होगी, वो लगभग मॉलिक्यूलर डायामीटर के बराबर है। जितना एक मॉलिक्यूल का डायामीटर होता है उतना ही लगभग वॉइड का क्या है, साइज है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने ये बोली कि ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, कि लिक्विड्स की डेंसिटी कम है, और अगर डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, डैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, और वो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसको क्या नाम दिया है, होल्स या फिर वैकेंसीज, और उसका साइज लगभग मॉलिक्यूलर डायमीटर के ही बराबर है। ठीक है, thus a liquid can be considered to consist of liquid molecules and the holes randomly distributed between them। तो पूरे के पूरे लिक्विड को ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि कहीं कहीं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और बीच में कहीं कहीं क्या है, होल्स हैं, वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इन होल्स की वजह से क्या हो सकता है, देखो ऐसे विजुअलाइज किया जा सकता है कि यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ होल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ होल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ होल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ होल है। तो ये जो खाली जगह है, मैं इसको स्क्वायर से सपोज रिप्रेजेंट करूँ, ये क्या बन गया, होल बन गया है। तो कहते हैं इस होल की वजह से क्या हो सकता है, नेबरहुड मॉलिक्यूल, सपोज ये मॉलिक्यूल मैं ले रही हूँ, ये इसके अंदर क्या कर सकता है, जंप कर सकता है, मतलब मूवमेंट पॉसिबल है किसमें, लिक्विड स्टेट में। ऐसे ही ये मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, जो नेबरहुड में होल होगा, जो साथ में खाली जगह पड़ी होगी, उसमें क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली जंप इनटू देम एंड शो गैस लाइक बिहेवियर। यानी कि जो मॉलिक्यूल सराउंडिंग में नेबरहुड होल में जंप कर सकता है वो गैस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, मूवमेंट में होते हैं। ठीक है, और जिस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में होल नहीं होगा, सपोज कोई ऐसा सिचुएशन है कि जिस मॉलिक्यूल में आई सेड कि होल नहीं होगा सराउंडिंग में, वो जंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर जंप नहीं कर पाएगा तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, सॉलिड की तरह बिहेवियर शो करेगा। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिड टाइप बिहेवियर भी शो कर सकते हैं और वो गैस टाइप बिहेवियर भी शो कर सकते हैं।
गैस टाइप तब करेंगे जब वो क्या करेंगे, सराउंडिंग में जंप करेंगे, और सॉलिड टाइप तब करेंगे जब वो जंप करने की सिचुएशन में नहीं होंगे, उनके सराउंडिंग में कोई होल नहीं होगा। ठीक है, तो कहता है फिर हमने मैथमेटिक्स लगा के क्या किया, जो गैस लाइक मॉलिक्यूल्स थे, कुछ मॉलिक्यूल्स गैस की तरह बिहेव कर रहे थे, और जो सॉलिड लाइक मॉलिक्यूल्स थे उनकी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर ली, और फिर उनसे हमने लिक्विड की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट कर ली, और जो रिजल्ट्स थे वो इन थ्योरीज से जो रिजल्ट्स निकाले और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे वो क्या कर रहे थे, मैच कर रहे थे, यानी कि ये थ्योरी ने जैसा प्रेडिक्ट किया एक्चुअल में वैसा ही होता है। नेक्स्ट थ्योरी है फ्री वॉल्यूम थ्योरी। फ्री वॉल्यूम थ्योरी में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है, इट इज़ बिलीव दैट ए मॉलिक्यूल इन ए लिक्विड, की मॉलिक्यूल जो है लिक्विड का उसके सराउंडिंग में लगभग 10 से 12 मॉलिक्यूल्स और हैं। देखो जैसे इसमें दिखाया है क्या कि ये एक सेंटर मॉलिक्यूल है और इसको सराउंड करने वाले ये मॉलिक्यूल्स दिखाए गए, दिस वन,